जो ये सवाल है वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, वायर वाउंड वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर, ठीक है। तो ये आपके पास सवाल है। अच्छा जी, अब इसके दो हिस्से हैं बेसिकली। एक आपके पास रियोस्टेट है, सबको पता है। एक आपके पास क्या है जी, रियोस्टेट है, रियोस्टेट है आपके पास। और दूसरा आपके पास क्या है जी, पोटेंशियल डिवाइडर। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो ये दो सवाल हैं, ये दोनों सवाल आपके पास बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मोस्टली आपके पास जो रियोस्टेट का सवाल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर औकात आप लोगों से वो पूछता है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रियोस्टेट। शॉर्ट सवाल में आपके पास 4 नंबर का सवाल ये आता है जी। और जो पोटेंशियल डिवाइडर है, ये सवाल आपके पास फिजिक्स के पेपर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिखा होता है राइट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जहाँ पे लिखा होता है लॉन्ग क्वेश्चन में राइट नोट नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, टू ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें आपको 3 आपको बेसिकली टॉपिक्स दिए होते हैं, जिनमें से आपने 2 के ऊपर नोट लिखा होता है। तो मोस्टली पोटेंशियल डिवाइडर वाला सवाल जो है वो इस जगह पर आता है, राइट द नोट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ये यहाँ पर आपके पास आता है। तो देखा जाए तो ये दोनों सवाल आपके पास बोर्ड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई रिपीट कि ये दोनों सवाल आपके पास बोर्ड के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने इन दोनों सवाल को अच्छी तरह से स्टडी करनी है, ठीक है। तो हम इसको 1 बाय 1 जो है वो आज के इस सेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट करते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने शायद ये पढ़ा था कि रेजिस्टर की जो इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। इसमें आपने ये कहा था कि जब भी आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज होती है। तो ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये चीज़ आ जाएगी कि जब भी आप किसी भी वायर की लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है उस वायर की वो आपके पास ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एग्जैक्टली इन केस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग इसको आगे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेने से पहले हम 2-3 बातें जो है वो एंट्री टेस्ट के हवाले से इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि एनएमडी केट में एक सवाल एक दफ़ा आया था जो कि आपके साथ में रिपीट करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से 2016 के अंदर शायद आया था। 2016 के अंदर एक एनएमडी केट का सवाल आया था और उसने सवाल में पूछा था कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो आप वायर इस्तेमाल करते हो वो किस चीज़ से मिलके बनती है, ठीक है। जो आप वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो वायर इस्तेमाल करते हो वो किससे मिलके बनती है। ऑप्शन नंबर 1 आयरन, ऑप्शन नंबर 2 कॉपर, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। कि आपके पास जो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें जो नहीं, ऑप्शन नंबर डी कुछ और था, ऑप्शन नंबर ई शायद नॉन ऑफ द अबव था। तो ये 3 ऑप्शन मुझे याद हैं, 4 ऑप्शन मुझे याद हैं। तो सवाल पूछा गया था कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो आप वायर इस्तेमाल करते हो वो किस चीज़ से मिलके बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए था आपके पास आयरन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास कॉपर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास था नॉन ऑफ द अबव। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दिया था भाई कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आयरन हो सकता है। लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन था वो आपके पास नॉन ऑफ द अबव था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में आप लोग निकल क्रोमियम का इस्तेमाल करते हो। निकल क्रोमियम, निकल क्रोमियम
CHROMIUM। तो निकल क्रोमियम वायर का आप लोग इस्तेमाल करते हो। सवाल बिल्कुल वैलिड है सर, वाई वी यूज निकल क्रोमियम वायर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपर, आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो निकल क्रोमियम की आपके पास एक सबसे खूबसूरत चीज़ है, नहीं मोस्टली आप निकल क्रोमियम इस्तेमाल करते हो, तो सबसे खूबसूरत चीज़ है निकल क्रोमियम की, वो आपके पास क्या है कि जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास अगर मैं अज्यूम करता हूँ लेंथ आ गया और यहाँ पर मेरे पास रजिस्टर आ गया, तो निकल क्रोमियम की खूब सबसे खूबसूरत बात यह है कि अगर सपोज करो अगर आपके पास ये एक वायर है, ये आपके पास एक लंबी सी वायर आ गई, ठीक है, और मैं अज्यूम करता हूँ कि ये वायर मेरे पास 10 मीटर लेंथ के ऊपर है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आपके पास ऑब्वियसली ये आ जाएगा, 10 आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अच्छा जी, अब उसने ये कहा था कि सपोज करो निकल क्रोमियम आपके पास एक ख़ास एक खूबसूरत किस्म की वायर होती है, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप लेंथ को 1 मीटर रखोगे, अगर आप लेंथ को 1 मीटर रखोगे तो रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम होगा। अगर आप लेंथ को 2 मीटर रखोगे तो रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम होगा। अगर आप लेंथ को 3 मीटर रखोगे तो रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम होगा। यानी आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो लीनियरली इंक्रीज हो रही है। मतलब आप ये देख रहे हो कि जब आप लेंथ को 1 मीटर रखा रेजिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर रखा तो रेजिस्टेंस 2 मीटर, 3 मीटर रखा तो रेजिस्टेंस 3 मीटर, तो ये आपके पास लीनियरली इंक्रीज हो रही है। वो आगे बताएंगे किस चीज़ से बना होता है, ठीक है, वो आगे जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास लीनियरली इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर आयरन लो या कॉपर लो या एल्यूमिनियम लो, तो इसकी बुरी बात यह है कि सपोज करो अगर आपने लेंथ को 1 मीटर रखा तो रेजिस्टेंस आपके पास मे बी 1 ओम हो। अगर आपने लेंथ को 2 मीटर रखा तो रेजिस्टेंस आपके पास 1.2 ओम हो जाएगी। रेजिस्टेंस लेंथ आपने 3 मीटर रखा तो लेंथ रेजिस्टेंस आपके पास क्या पता 2 ओम हो जाए। तो ये लीनियरली इंक्रीज नहीं कर रहा, लीनियरली आपके पास इंक्रीज नहीं कर रहा। ये आपको इसको कुछ और आप कह सकते हो भाई कि ये मेरे पास जंक्शन की फॉर्म में या कुछ हिस्सों में जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसको एक ख़ास हिस्से में नहीं कर सकते। लेकिन निकल क्रोमियम की सबसे खूबसूरत बात यह कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो लीनियरली इंक्रीज करता है, इस वजह से आप लोग लीनियरली इसको निकल क्रोमियम का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं जी वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में, और इसका पहला टॉपिक है आपके पास रियोस्टेट। क्या है आपके पास? रियोस्टेट। रियो जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मैंने रियोस्टेट की स्पेलिंग ठीक लिखे हैं गलत लिखे हैं, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन आप इसको अपने पास नोट कर लो, ठीक है। अच्छा जी, तो 4 नंबर का आपके पास सवाल है, ये 4 मार्क्स का आपके पास सवाल है, तो इसको आपने लाजमी देखना है। निकल फॉर दिस पर्पस, हाँ जी वो एग्जैक्टली, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, हेडिंग देनी है जी वेरिएबल रजिस्टर की। पहली हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। तो वेरिएबल रजिस्टर्स आपके पास क्या होता है जी, आपने ज़रा देख इसकी आप लोग जो डेफिनेशन लिखोगे वो आपके पास क्या होगा? A type of resistor whose resistance can be changed, whose resistance can be changed according to their desire need is called variable resistor कि रजिस्टर आपके पास एक टाइप है, ये एक रजिस्टर की टाइप है जिसमें आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हो
और अपनी मर्जी के मुताबिक आप लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू ले सकते हो। इस तरह के रेजिस्टर को आप लोग क्या कहते हो जी? वेरिएबल रेजिस्टर कहते हो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास एक टाइप होती है जिसकी रेजिस्टेंस आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो विद अब अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है, अच्छा जी, तो अब दूसरा टाइप आपके पास, दूसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? वायर वाउंड या रियोस्टेट आप लोग लिख लो, रियोस्टेट, रियोस्टेट। अब इसकी हेडिंग आपके पास क्या होगी? इट इज अ टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इट इज a type of variable resistance it is a type of variable resistance whose resistance will change will change according to change their length, according to change their length, कि ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस की एक टाइप है जिसमें आप लेंथ को चेंज करने की वजह से आप लोग इसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। बच्चे थोड़ा वेट करो, बाद में इसको देखेंगे, जो एक्स्ट्रा सवाल हैं उसको बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी ये टॉपिक के ऊपर जो है फिलहाल फोकस करो। ठीक है, तो आपके पास दो हेडिंगें आ जाएंगी। पहले आपने वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिफाइन किया और दूसरी फिर आपने रियोस्टेट को आपने डिफाइन कर लिया, तो ये आ जाएगा। अच्छा बच्चे, अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी? मैथमेटिकली, क्योंकि ये आपको सबको पता है कि बोर्ड के हवाले से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी नोट करना है। अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा? R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, जहां पर आपके पास रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ आपके पास L मेरे पास लेंथ आ गया और A मेरे पास एरिया आ जाएगा, विच मीन डैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अच्छा बच्ची, यहां तक तो बात क्लियर होगी। अच्छा, अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपको एक MCQs में आएगा। तो सवाल पूछा जाता है कि आप लोग जो है वो एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में जो आप वायर लेते हो उसकी क्या खसूसियत होनी चाहिए? क्या आपके पास वो काफ़ी लॉन्ग होनी चाहिए? पहला ऑप्शन वो आपको देता है जी लॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी आपको वो देता है जी थिक यानी कि पतली, ऑप्शन नंबर सी आपको वो देता है थिन, और ऑप्शन नंबर डी आपको वो क्या देता है जी? लॉन्ग एंड थिन, लॉन्ग एंड थिन। तो आपसे वो पूछता है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपके पास इसकी खूबसूरती क्या होती है? वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके पास एक्यूरेटली क्यों होता है? क्या वो आपके पास लॉन्ग हो, लंबी होनी चाहिए, थिक हो, थिन हो, या लंबी और पतली होनी चाहिए? ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो पहली बात तो आपने ये देख लिया कि जो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है जी? लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी? लेंथ के ऊपर आपके पास डिपेंड करता है, यानी जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तब आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब दूसरी चीज़ मेरे पास आ गई एरिया। अब वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके पास जो वायर है वो एक पतली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके पास वायर पतली होगी, थिन होगी, तो उसका एरिया आपके पास कम होगा। तो जब आपके पास एरिया कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है वो आपके पास मोर एफिशिएंट है, इसी वजह से आपके पास लॉन्ग और वो थिन होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा।
गॉट इट? तो ये आ जाएगा। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? आगे चले बच्चे, गुड हो गया। अच्छा जी, तो मैथमेटिकली भी आप लोगों ने लिख लिया कि डेट इज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। अच्छा जी, अब चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? अपरेटस। कि वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस में आप लोग अपरेटस क्या क्या इस्तेमाल करोगे? तो चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी? अपरेटस। तो इसमें आप लोग क्या क्या इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले आप लोगों ने इस्तेमाल करना है जी अ सिलेंडर, सिलेंडर, अ सिलेंडर having two connected points। ऑप्शन नंबर 2 आपके पास क्या आ जाएगा? निकल क्रोमियम वायर, निकल क्रोमियम वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपके पास क्या आ जाएगा? अ स्लाइडिंग वायर, स्लाइडिंग पॉइंट, स्लाइडिंग पॉइंट जो कि आपके पास स्लाइड कर सकेगा। चौथा आपके पास क्या आ जाएगा जी? टू टर्मिनल्स या दो आउटपुट जिसको आप लोग कह सकते हो जी, टू आउटपुट्स, दो आपके पास आउटपुट आ जाएंगी। पहली चीज आपके पास एक सिलेंडर आ जाएगा। सिलेंडर मतलब आपके पास एक बड़ा सा कुछ सिलेंडर होगा, ठीक है, जिसके दो कनेक्टिंग पॉइंट्स आ गए। फिर उसके बाद आपने निकल क्रोमियम वायर, तो ये आपने ऊपर एक वायर ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद स्लाइडिंग पॉइंट आ जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि इसके ऊपर स्लाइड कर रहा होगा, तो इसको आपने स्लाइडिंग पॉइंट कह दिया। और टू आउटपुट्स यानी आपके पास दो वायर्स जो हैं वो बाहर की तरफ जा रही होंगी, जिसको आपने आउटपुट का नाम दे दिया। तो ये इसका अपरेटस आ जाएगा। मेरे ख्याल से इस अपरेटस के नाम सुनते ही आप लोगों को सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है? किसी गरीब आदमी का कोई सवाल तो नहीं है? गुड। अब चलते हैं जी आगे। रात तुम्हारा कोई सवाल नहीं है? रात तुम्हारा तो कोई सवाल नहीं है? नहीं, पहले मैं रात से पूछूंगा कि अगर इसका कोई सवाल तो नहीं, क्योंकि इससे पूछना पड़ता है ना। हाँ जी, चलें जी आगे चलते हैं जी। अब हम लेंगे भाई डायग्राम, और साथ में आपके पास आ जाएगा वर्किंग। नहीं, वो अमीर नहीं है। सर एक क्वेश्चन है वो मैं एंड में पूछूंगी। नो सर थैंक्स। अच्छा, चलें भाई कोई बात नहीं। वैसे कमाल है, आज राहत को भी समझ आ रही है, क्योंकि ये बाद में लोगों को बदनाम करती है ना, सर आपकी तो नून प्लस में समझ ही नहीं आती है। हाँ, इसीलिए मैं इसे बार बार पूछता हूँ, क्योंकि ये बाद में जो है वो फ्री ग्रुप में आके ऐसी बातें करती हैं ना। हेडिंग नंबर 4 और हेडिंग नंबर 5 मेरे पास आ जाएगी। तो 4 आपके पास क्या आ जाएगा? डायग्राम। और 5 आपके पास क्या आ गया? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन हमारे पास आ जाएगी। अब डायग्राम आपके पास क्या होगी? जो जो आपने डायग्राम ड्रॉ की, साथ ही उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कर लो। कि हमने एक सिलेंडर लिया, हमने एक सिलेंडर लिया जिसके अंदर आपके पास दो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये मेरे पास आ गया सिलेंडर, और इसके अंदर आपके पास दो कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। एक को आपने ए का नाम दिया, दूसरे को आपने बी का नाम दे दिया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? कंसीडर वी टेक अ सिलेंडर। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? कंसीडर, पॉइंट नंबर 1, वी टेक a cylinder having two connecting points, two connecting points, two connecting points, connecting points A and B। आपने एक सिलेंडर लिया, उसमें आपने दो पॉइंट्स कनेक्ट करवा दिए। एक को आपने ए का नाम दे दिया और दूसरे को आपने बी का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? आपने एक वायर ली,
निकल क्रोमियम की वायर ली और आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान उसको जोड़ दिया। तो पॉइंट नंबर 2 क्या होगा? नाउ वी टेक अ वायर, नाउ वी टेक अ वायर and connect point point A to point B। आपने एक वायर ली और आपने पॉइंट ए को कनेक्ट करवा दिया, किससे? पॉइंट बी से आपने कनेक्ट करवा दिया। गॉट इट? तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी? आपके पास ये जो ए है, ए मेरे पास बेसिकली इनपुट है। आउटपुट आपने बी से कभी नहीं लेनी, आपने ए से इनपुट लेनी है। आउटपुट आप लोग लोगे एक कनेक्टिंग वायर से। किससे लोगे आप लोग? एक कनेक्टिंग वायर से आप लोग आउटपुट लोगे। तो बच्चे ये मेरे पास एक और, इसके ऊपर आपके पास एक रिंग में आपके पास एक पॉइंट सी होगा जिसको आपने कनेक्टिंग पॉइंट कहा हुआ है। यहां से आप लोग आउटपुट लोगे, वो आगे बताऊंगा क्यों। आउटपुट आप लोग यहां से लोगे। तो पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? नाउ वी टेक अ कनेक्टिंग पॉइंट सी, नाउ वी टेक नाउ वी टेक अ connecting point C which will move to and fro, मतलब वो लेफ्ट साइड भी जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है। which will move movable, अच्छा, which will movable लेफ्ट एंड राइट, जो आपके पास मूव कर सकता है लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पर भी आपके पास मूव कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब जाहिर सी बात है, आपने यहां पर कहा कि भाई ए मेरे पास इनपुट पॉइंट है और बी मेरे पास आउटपुट है। तो आपने क्या लिख लिया? पॉइंट नंबर 4 क्या आ जाएगा? पॉइंट ए इज द इनपुट, पॉइंट ए इज द इनपुट, मतलब आपके पास इनपुट करेगा, किसको करेगा? करंट को आपके पास इन करेगा ना। पॉइंट ए इज द इनपुट पोटेंशियल या इनपुट या इन द करंट या इनपुट पॉइंट लिख लो। वाइल पॉइंट सी इज द लीविंग पॉइंट, LEAVING, लीविंग पॉइंट। कि पॉइंट ए आपके पास जो इनवर्ट या इनपुट वाला पॉइंट होगा और पॉइंट बी आपके पास जो है वो लीविंग पॉइंट होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। अच्छा बच्चे, अब जरा ध्यान से देखो, इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। अब सपोज करो भाई आपके पास मैंने पॉइंट सी को यहां पे रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, किसी बैटरी को या किसी भी चीज़ को इसके साथ कनेक्ट करवाता हूं। यहां से मेरे पास करंट इंटर होगा और यहां से मेरे पास करंट लीव करेगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब ये पॉइंट ए से करंट इंटर करेगा तो अब मुझे बताएं कि पॉइंट ए से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है या लेंथ है आपके पास वो कम है, मतलब मॉडरेट है, दरमियानी है। अगर मैं इस पॉइंट सी को बी की तरफ मूव करवाऊं, तो क्या आपके पास लेंथ ज्यादा होगी? ऑब्वियसली इनपुट आपके पास ए की तरफ से है, सी से आपके पास आउटपुट जा रहा है, तो आपके पास लेंथ ज्यादा होगी। तो जब आपके पास लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास यही पॉइंट सी पॉइंट ए के करीब होगा, यही पॉइंट सी आपके पास पॉइंट ए के करीब होगा, तो अब ए और सी के दरमियान लेंथ कम होगी कि नहीं होगी? ऑब्वियसली लेंथ आपके पास कम होगी, और जब आपके पास लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी आपके पास कम हो जाएगी। गॉट इट? तो ये आखिरी पॉइंट है। अब इस आखिरी पॉइंट को अपने पास लिखो।
तो अच्छा, अब पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? व्हेन पॉइंट सी इज near to the point A, near to the point A, जब पॉइंट सी आपके पास करीब होगा पॉइंट ए के, तो क्या होगा? द लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज, लेंथ ऑफ द वायर is decrease, so resistance will be decrease, so R will be decrease, तो आपके पास रेजिस्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। और पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 6 आपके पास क्या हो जाएगा? इफ ए इज मूव टूवर्ड्स बी, इफ C is move towards B, so length between A and C is increase, length between A and C is increase, तो आपके पास लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है, दैट इज अ स्लाइड वायर, सॉरी रियोस्टेट आपके पास ये आ जाएगा। दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन को हम लोग रिपीट करते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 आपके पास क्या था जी? हमने एक सिलेंडर लिया जिसमें आपके पास 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं ए और बी। कंसीडर वी टेक अ सिलेंडर हैविंग 2 कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट नंबर 1 आपके पास आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या आ जाएगा? हमने एक वायर ली जिसमें हमने पॉइंट ए और बी को आपस में कनेक्ट कर लिया। नाउ वी टेक अ वायर एंड कनेक्ट पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को आपस में कनेक्ट कर लिया, किसकी मदद से? वायर की मदद से। अब पॉइंट नंबर 3 आपके पास क्या होगा? हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया सी, जो कि इसके ऊपर मूव कर सकता है। नाउ वी टेक अ कनेक्टिंग पॉइंट सी, हमने एक कनेक्टिंग पॉइंट सी लिया विच इज मूवेबल लेफ्ट एंड राइट, जो कि आपके पास मूव कर सकता है लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब पॉइंट नंबर 4 आपके पास क्या होगा? when the point A is the input point while the point B is the leaving point, यानी आपके पास A से करंट आपके पास एंटर होगा और B से आपके पास करंट, या सॉरी C से आपके पास करंट लीव करेगा। पॉइंट C इज द आउटपुट पॉइंट, तो C से आपके पास करंट लीव करेगा, तो ये आ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 क्या होगा? पॉइंट नंबर 5 मेरे पास क्या था कि भाई जब आपके पास ये पॉइंट C करीब होगा किसके? ए के। ये पॉइंट सी जब आपके पास ए के करीब होगा तो आपके पास लेंथ कम होगी, तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी? कम होगी। व्हेन पॉइंट सी इज नियर टू द पॉइंट ए, लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज, तो आपके पास लेंथ डिक्रीज होगी, सो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस भी आपके पास कम होगी। फिर वही पॉइंट सी जब बी के करीब होगा तो लेंथ आपके पास ज़्यादा है, तो जब लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी आपके पास इंक्रीज होगा। इफ़ सी इज मूव टूवर्ड्स बी, जब आपके पास सी बी की तरफ मूव करेगा, सो लेंथ बिटवीन ए एंड सी इज इंक्रीज, तो लेंथ आपके पास इंक्रीज होगी, तो रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज होगा। नहीं, एक मिनट। इफ पॉइंट सी इज मूव नियर टू द लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज, द रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज होगा। लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज, तो रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज होगा। हाँ, रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज होगा जब आपके पास इफ पॉइंट सी इज मूव टूवर्ड्स बी, लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज, सो रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, इंक्रीज होगा। अब आखिर में मेरे पास क्या आ जाएगा? कंक्लूजन। आखिर में मेरे पास क्या आ जाएगा? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन आपके पास क्या आ जाएगा? कंक्लूजन, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट
from this we conclude that resistance will be change resistance will be change due to change in length कि रेजिस्टेंस आपके पास चेंज होगी लेंथ को चेंज करने की वजह से। तो ये आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। एंड आखिर में आपके पास सबको पता है भाई फ्लो चार्ट होता है, तो अब फ्लो चार्ट भी आप लोग ड्रॉ कर लो। तो फ्लो चार्ट आपके पास क्या होगा, तो सेंटर में आप लोगों ने लिख लिया रियोस्टेट। तो हम इसको फ्लो चार्ट को थोड़ा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रियोस्टेट, ठीक है। तो पहली चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल रजिस्टर। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पहली हेडिंग क्या होगी, वेरिएबल रजिस्टर। सब्र करो 2 मिनट ज़रा, तुम्हें बस आखिर में चीज़ें याद आती हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, वायर या सॉरी रियोस्टेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा जी, अपरेटस। चौथा पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली। पांचवी चीज बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, डायग्राम। और आखिरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो अब हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। पहली चीज मेरे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, resistance whose resistance will be change, such type of resistance whose resistance will change, कि ये आपके पास रेजिस्टेंस इसकी चेंज होती है, ठीक है। तो अब रियोस्टेट आपके पास क्या होगा जी, टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टर, टाइप ऑफ VR मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, whose resistance will be changed according to their length, R चेंज विद लेंथ, कि आपके पास रेजिस्टेंस चेंज होगी किसकी वजह से, लेंथ की वजह से आपके पास चेंज हो जाएगी। अब अपरेटस में आपके पास क्या आ जाएगा, सिलेंडर विद टू पॉइंट्स या टू कनेक्टिंग पॉइंट्स, सिलेंडर, वायर, फिक्स पॉइंट मतलब ए बी आपके पास फिक्स पॉइंट आ गया, और वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, वेरिएबल पॉइंट आपके पास सी आ जाएगा, ठीक है। और मैथमेटिकली आपके पास क्या है जी, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। डायग्राम आपके पास वही खूबसूरत सा सिलेंडर आ जाएगा, और आपने इसके 2 पॉइंट्स ड्रॉ करके आपके पास डायग्राम आ जाएगी। और आखिर में आपने ये लिख लेना जी, फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट R विल चेंज, R इंक्रीज when length increase, R decrease length decrease, ठीक है। जब आपके पास R इंक्रीज होगा तो लेंथ भी आपके पास इंक्रीज होगी, जब आपके पास R डिक्रीज होगा तो लेंथ भी आपके पास डिक्रीज होगा। तो ये आपके पास आज का टॉपिक आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो।